6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 अमेरिका हिरोशिमा पर दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार एटम बम गिराता है। A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. The temperature at the center of the bomb reached 120 million degrees. 70,000 people are killed. ये सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं थी, ये इंसानियत का सबसे अंधेरा पल था। फिर भी अमेरिका ने ये सब कुछ देखते हुए दूसरा बॉम्ब नागासाकी पर गिरा दिया। दोनों जगहों को मिलाकर हिरोशिमा और नागासाकी में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। Somebody grabbed my left shoulder from behind. Strong male voice said in the total darkness, "Don't give up. I'm trying to free you. Keep moving, keep pushing." And you see the sunray coming through the opening and crawl toward it as quickly as possible. लेकिन इससे अमेरिका बहुत खुश था, क्योंकि इसके बाद ही जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। बट ये खतरनाक, दुनिया को तबाह कर देने वाला बॉम्ब सिर्फ एक जंग जीतने का जरिया था या फिर कुछ और ही था? आज हम उस सच के पीछे जाने वाले हैं, इसे दुनिया ने कभी पूरी तरीके से समझा ही नहीं। क्या आप आ रहे हो मेरे साथ? He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. साल था 1939। जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर 1 सितंबर पोलैंड पर हमला कर देता है। इसके सिर्फ 2 दिन बाद यानी 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी के खिलाफ ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिया। State of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. और ठीक इसी समय से शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2। Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. एक तरफ थे एक्सेस पावर जर्मनी, इटली और जापान, दूसरी तरफ थे एलाइड्स पावर जैसे ब्रिटेन और फ्रांस। हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के पहले से ही एक सपना देख रहा था, जर्मनी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाने का सपना। इसीलिए उसने अपनी मिलिट्री को दोबारा बनाया। उस समय की सबसे बड़ी और पावरफुल टैंक पैंजर 8 माउस हिटलर ने ही बनाया था। इसी तरह हिटलर एक ऐसा बॉम्ब बनाना चाहता था जिसका सिर्फ एक विस्फोट ही काफी हो जर्मनी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाने के लिए। और जैसे ही हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, ठीक उसी दिन 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, जिसे 5 महीने पहले कुछ जर्मन साइंटिस्टों ने बनाया था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने के लिए, हिटलर उसे अपनी मिलिट्री के अंडर ले लेता है और सीक्रेटली न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश करता है। लेकिन हिटलर का ये सीक्रेट ज्यादा दिन तक सीक्रेट नहीं रहा। क्यों सीक्रेट नहीं रहा, इसे जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1933, जब जर्मनी में हिटलर डेमोक्रेसी को खत्म करके अपनी डिक्टेटरशिप शुरू कर दी थी। उस समय हिटलर जर्मनी में रहने वाले ज्यूस के ऊपर भयानक अत्याचार कर रहा था। अंदाजा लगाया जाता है कि साल 1933 से 1945 के बीच 6 मिलियन यानी 60 लाख ज्यूसों ने हिटलर के अत्याचार के चलते अपनी जान गंवा दी थी।
और इसी टाइम पे ही जर्मनी के 2 साइंटिस्ट ऑटो हैन और उनकी साथी लीस मितनर ने मिलकर न्यूक्लियर फिशन की खोज कर ली थी। लीस मितनर जो कि एक ज्यूस थे, उन्हें ये अच्छी तरीके से पता था कि अगर हिटलर ने उन्हें जिंदा पकड़ लिया तो या तो उन्हें मार देंगे, नहीं तो जेल में डाल देंगे। इसीलिए मितनर जर्मनी से भागकर डेनमार्क चली जाती है। डेनमार्क जाकर उन्होंने नील बोहर, जो कि उस समय की और एक मशहूर साइंटिस्ट थे, उनसे जाकर मिलते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं कि हिटलर एटम बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है और वो अगर ये बॉम्ब सक्सेसफुली बना लेता है तो सोचो दुनिया का क्या होगा। और फिर नील बोहर ने इस बात को सीरियसली लिया और अपने दोस्त लियो सेलट और एडवर्ड टेलर, जो कि दोनों ही न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, उन्हें बताई। नील बोहर ने लियो सेलट को कहा, तुम्हें ये बात अमेरिका के प्रेसिडेंट को बताना चाहिए, क्योंकि अगर हिटलर न्यूक्लियर फिशन तक पहुंच चुका है तो वो एटम बॉम्ब भी बना लेगा। अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो हिटलर को रोक सकता है। अब लियो सेलट को लगने लगा कि यार अमेरिकन प्रेसिडेंट हम जैसे छोटे साइंटिस्ट की बात नहीं सुनेंगे, इसीलिए उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और जाकर मिलते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन से और आइंस्टाइन को बताते हैं कि हिटलर क्या कर रहा है। नाउ एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक ज्यूस थे जो जर्मनी से भाग के ही अमेरिका आए थे। और फिर अगस्त 1939 को एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सेलट ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखते हैं। आप यहाँ पर इसकी ओरिजिनल कॉपी भी देख सकते हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को वार्निंग दी कि हिटलर न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो एक खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में सफल हो जाए, इसीलिए अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। नाउ आपको अगर नहीं पता, अमेरिका किसी भी हाल में वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ था। लाखों सोल्जर्स मारे गए, इकोनॉमिक बर्डन आए और वॉर के बाद डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम पैदा हुई। इसी वजह से अमेरिका नहीं चाहता था कि फिर से किसी और वॉर में फंसे, लेकिन अंदर ही वॉर के लिए तैयारी कर रहा था, क्योंकि धीरे धीरे हिटलर यूरोप पर कब्जा कर रहा था। उसी तरह एशिया में जापान के राजा हिरोहितो, जिसे जापानीज अपना भगवान मानते थे, वो एशिया में अपना कब्जा जमाना चाहते थे। एक तरफ हिटलर पूरे यूरोप पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ जापान पूरे एशिया में अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से ना अमेरिका को थोड़ा डर लगने लगा। और जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को चिट्ठी लिखकर कहा कि हिटलर एटम बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिका तुरंत अपनी यूरेनियम कमेटी बनाती है एटम बॉम्ब बनाने की रिसर्च करने के लिए। जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई लड़ रही थी, तब एक और लड़ाई चल रही थी, एटम बॉम्ब बनाने की लड़ाई। इस रेस में दुनिया के बड़े बड़े देश शामिल थे। हिटलर जर्मनी में उड़ान प्रोजेक्ट शुरू किया एटम बॉम्ब बनाने के लिए। जापान ने नीगो प्रोजेक्ट की शुरुआत की। सोवियत यूनियन भी चुपके से अपना एटम बॉम्ब बनाने में लगा था और ब्रिटेन और कनाडा ने ट्यूब एलाई प्रोजेक्ट के जरिए इस रेस में हिस्सा लिया। मानो सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी, जो जीता वो सिकंदर। इसी वजह से 11 अक्टूबर 1941 अमेरिकन प्रेसिडेंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को एक मैसेज भेजे और कहें दोनों देशों को कोलैबोरेट करना चाहिए इन एटॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इस बात को 2 महीने ही नहीं गुजरे थे कि 7 दिसंबर 1941 जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है। The distant view, the battle of Pearl Harbor, and a severe bombing of Pearl Harbor by enemy planes, undoubtedly Japanese. पर जापान के इस फैसले को आज भी एक बहुत बड़ी बेवकूफी माना जाता है। जापान के लीडर को लगने लगा कि यार अमेरिका दिन ब दिन बहुत ताकतवर होते जा रहा है। उन्हें डर था कि अमेरिका उनके खिलाफ कहीं जंग न छेड़ दे। इससे पहले कि ऐसा हो, जापान के लीडर सोचे क्यों ना हम अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर देते हैं, जिससे कि अमेरिका डर जाएगा और हमारे खिलाफ जंग नहीं लड़ेगा। लेकिन होता क्या है,
इसका उल्टा ही। इससे पहले अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया तो अमेरिका ने तुरंत जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट फैसला लेते हैं कि अमेरिका एलाइड्स पावर का हिस्सा बनेगा, जो कि जर्मनी और जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अमेरिका का न्यूक्लियर हथियार डेवलप करने का जो साइंटिफिक मिशन था वो अब एक मिलिट्री मिशन बन चुका था। अमेरिका $2.2 बिलियन खर्च करता है सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट पर, और ऑफिशियली 13 अगस्त 1942 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। इस प्रोजेक्ट को बाहरी दुनिया से अंडर कवर रखने के लिए एक सीक्रेट लोकेशन डिसाइड की जाती है न्यू मैक्सिको के लॉस एलमोस में। यहाँ पर एक पूरा का पूरा शहर बसा दिया जाता है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को बॉम्ब के डिजाइन का लीडर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। और कुछ ही महीने बाद दिसंबर 1942 में एमरिको फर्मी और उनकी टीम ने साबित कर दिखाया जो सिर्फ पहले थ्योरी में पॉसिबल था। उन्होंने यूरेनियम का इस्तेमाल करके कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन पैदा की, जिसकी हीट और एनर्जी से एक छोटी सी बल्ब जल उठती है। और इस खोज को ही एटम बॉम्ब बनाने का पहला सीढ़ी माना जाता है, क्योंकि अगर ये छोटी सी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन किसी भी तरह से बढ़कर एक बड़ी चेन रिएक्शन में बदल जाता है तो एक जबरदस्त धमाका कर सकता है। और साइंटिस्टों को बस यही चाहिए था। और फिर आया वो दिन जिसने इंसानियत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 16 जुलाई 1945 सुबह के 5:29 न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में दुनिया का सबसे पहला एटम बॉम्ब टेस्ट किया जाता है, ट्रिनिटी। साइंटिस्ट की टीमों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा धमाका करता है ये बॉम्ब। इस टेस्ट को अपनी आंखों से देखकर रॉबर्ट ओपेनहाइमर के मुंह से भगवद गीता के कुछ लाइनें निकलती है। Now I am become death, the destroyer of worlds. ये मोमेंट था जब दुनिया ने पहली बार समझा कि अब इंसान अपने ही दुनिया को तबाह करने लायक हथियार बना लिया है। ट्रिनिटी टेस्ट के सक्सेस के बाद अमेरिका श्योर हो चुका था कि अब बिना अपनी सेना दुश्मन के जमीन पर उतारे सिर्फ एक बॉम्ब की मदद से हम दुश्मन को अपने घुटनों पर ला सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि पहला एटम बॉम्ब गिराया कहाँ जाए। इटली जो था 1943 को ही सरेंडर कर चुका था वर्ल्ड वॉर 2 में। हिटलर भी 3 महीने पहले ही सुसाइड कर चुका था जब सोवियत आर्मी बर्लिन के करीब आ चुकी थी। अब बचा था जापान जो अभी भी लड़ रहा है। इसीलिए यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन फैसला लेते हैं कि जापान पर पहला एटम बॉम्ब गिराया जाएगा ताकि जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। लेकिन ये बात जब ओपेनहाइमर को पता चली तो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रूमैन को कहा, President Truman, this bomb is unlike anything the world has ever known. It is not merely a weapon, it holds the power to erase an entire city. Countless lives will be lost. I implore you, give Japan a warning before it is unleashed. ओपेनहाइमर चाहते थे कि जापान को पहले से ही बता दिया जाए कि अमेरिका के पास एक नया और बहुत ही पावरफुल हथियार है। उनका मानना था कि अगर वार्निंग दी गई तो शायद जापान सरेंडर कर दे और बॉम्ब गिराने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ट्रूमैन ने उनकी बात नहीं मानी और फिर 6 अगस्त 1945 को यूएस हिरोशिमा पर पहला एटम बॉम्ब गिराता है। पूरा शहर कुछ सेकंड में ही तबाह हो जाता है, लाखों लोग मारे जाते हैं। The moment we enter the house came tremendous flash. It's like 1,000 lightning at the same time. It was so strong
So my mother pulled me down floor and cover my body with her body. लेकिन जापान जो था वो किसी भी हाल में सरेंडर नहीं कर रहा था। इस जिद के पीछे कुछ कारण थे। सबसे पहला और गहरा कारण था बुशिदो ट्रेडिशन, जो कि एक जापान की पुरानी परंपरा थी। इसके अनुसार एक सेना के लिए वॉर में मर जाना सरेंडर से कहीं ज्यादा सम्मानजनक है। इस सोच ने जापान के सिपाहियों और नेताओं के अंदर एक ऐसी मेंटालिटी पैदा कर दी थी जहां हार स्वीकार करना अपमान के बराबर था। दूसरा कारण था जापान के राजा हिरोहितो को लोग सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि एक भगवान के रूप में मानते थे। ऐसे में अगर जापान सरेंडर करता है तो ये केवल जापान या सेना की हार नहीं होगी बल्कि लोगों के लिए उनके भगवान की हार होगी। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कारण था गवर्नमेंट और मीडिया ने जो प्रोपोगेंडा फैलाई थी। सालों से जापानीज जनता को ये बताया जा रहा था कि जापान सबसे शक्तिशाली देश है और उनकी ये लड़ाई किसी भी देश पर कब्जा करने के लिए नहीं है बल्कि एशिया को वेस्टर्न पावरों से मुक्ति देने के लिए है। और आई थिंक ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि इतिहास वही लिखता है जो जीतता है। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान की इम्पीरियल आइडियोलॉजी के बावजूद उन्होंने जापान के साथ हाथ मिलाया सिर्फ एक ही मकसद के लिए, भारत की आजादी। लेकिन ये एक अलग कहानी है, हमारे वीर नेताजी की कहानी। अगर आप चाहते हैं कि नेताजी की इस कहानी के ऊपर मैं एक फुल डॉक्यूमेंट्री बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब स्टोरी में वापस आए तो जापान को उस वक्त ये भी लग रहा था कि सोवियत यूनियन उनकी मदद करेगा। वेट, सोवियत यूनियन तो एलाइड पावर का हिस्सा था ना। दरअसल दोस्तों कहानी में यहाँ पर एक ट्विस्ट आती है। साल 1941 में यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन और जापान के बीच एक ट्रीटी साइन हुई थी, सोवियत जापानीज न्यूट्रलिटी पैक्ट। इसके मुताबिक दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी जब जर्मनी और अमेरिका लड़ रहे थे तब भी जापान और यूएसएसआर ने एक दूसरे से दूरी ही बनाई रखी थी। जापान के लीडर सोच रहे थे कि जर्मनी तो हार गया, अमेरिका हमसे अनकंडीशनल सरेंडर मांग रहा है, लेकिन हम ऐसे ही सरेंडर नहीं कर सकते। शायद सोवियत यूनियन हमारे लिए बात करेगा, वो एलाइड पावर का हिस्सा जरूर है पर डायरेक्टली हमारे खिलाफ नहीं गया है। जापान को ये भी लगने लगा कि सोवियत अमेरिका और ब्रिटेन से थोड़ा अलग सोच रखता है, मतलब वही कम्युनिस्ट विचारधारा। इसीलिए वो शायद जापान की इम्पीरियल सिस्टम को बनाए रखने की बात कर सके, जिससे अमेरिका मना कर रहा था। तो जापान ने कुछ सीक्रेट मैसेज भी भेजा मॉस्को के तरफ ताकि सोवियत यूनियन के जरिए अमेरिका से पीस नेगोशिएट हो सके। लेकिन जापान को ये नहीं पता था कि सोवियत यूनियन ने ऑलरेडी येल्टा कॉन्फ्रेंस में एलाइड पावर के साथ सीक्रेट एग्रीमेंट कर ली थी, जिसमें सोवियत प्राइम मिनिस्टर जोसेफ स्टालिन ने प्रॉमिस किया था कि जर्मनी के सरेंडर के 3 महीने बाद सोवियत यूनियन जापान के खिलाफ जंग शुरू करेगा। और जैसे ही 3 महीने पूरे हुए 8 अगस्त 1945 सोवियत यूनियन जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करती है। जापान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जिस देश पर उन्हें थोड़ा भरोसा था अब वही उनके खिलाफ जंग लड़ने आ रही है। और जापान इस सब में इतना उलझा हुआ था कि 9 अगस्त 1945 अमेरिका दूसरा एटम बम नागासाकी पर गिराता। तब जाकर जापान ने समझा कि अब और लड़ाई मुमकिन नहीं है और 15 अगस्त 1945 जापान ऑफिशियली सरेंडर करता है और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है। ये सब कुछ होने के बाद ओपेनहाइमर प्रेसिडेंट ट्रूमैन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे हाथ मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। तब प्रेसिडेंट ट्रूमैन गुस्से से भड़क उठते हैं। उन्होंने ओपेनहाइमर को कहा, चले जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना।
जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि एटम बॉम्ब सिर्फ एक जंग जीतने का जरिया नहीं था, ये सोवियत यूनियन और पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज था कि अब अमेरिका दुनिया का नया सुपर पावर है। और आज टोटल 9 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन थैंक्सफुली इन 80 सालों में किसी भी देश ने किसी भी वॉर में इन खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया।